हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका ओम चिंतामणि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं रमन धाबाई। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी पर्यावरण, EBS, हीट लेवल फर्स्ट, यूपी टेट, MP टेट, ऑल राजस्थान टेट की एग्जामों के संदर्भ में जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो था अपना समाज और परिवार के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। और इससे पहले वीडियो पर दोस्तों आपने बहुत अच्छा कमेंट्स, लाइक एंड बहुत अच्छा प्यार दिखाया दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ आपको कि आगे भी आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड क्या करें, शेयर करें दोस्तों। तो देखिए, समाज और परिवार अपनी पहली यूनिट हमने प्रारंभ की थी और समाज परिवार के संदर्भ में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। इससे पहले सेशन में हमने परिवार की कुछ डेफिनेशन जानी। फैमिली शब्द से बना हुआ है परिवार, फैमिली अंग्रेजी का अर्थ है, और इस फैमिली जो लैटिन रोमन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। सामाजिक इकाई के रूप में, केंद्रीय इकाई के रूप में हमने परिवार को जाना। परिवार की कुछ परिभाषाएं जानी मैकआइवर पेज वगैरह के अनुसार दोस्तों। मैकआइवर पेज के बाद हमने जाना किसको, क्लियर के अनुसार, विजन्स के अनुसार, इलियट मेरिल के अनुसार। ये परिभाषाएं सब कंप्लीट हो गई थी। अमेरिका ब्यूरो ऑफ सेंसेस के अनुसार, लूसी मेयर के अनुसार और कर्बी के अनुसार ये कंप्लीट हो गया था। आर्नल्ड के अनुसार, CH कुले के अनुसार, बर्गेस के अनुसार, इन समाज शास्त्रियों की परिभाषाओं के संदर्भ में हमने पूर्ण रूपेण जान लिया था। तो इन सब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वो इससे पहले वाला वीडियो देखना है, जिससे ये जो सेशन है, ये जो लेसन है अपना अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हमने पर्यावरण एवं परिवार की विशेषताओं के संदर्भ में भी जाना था। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों अपना पॉइंट रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। परिवार की विशेषताओं के बाद हमें क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए, हमें पढ़ने हैं परिवार के प्रकार। क्या क्या परिवार के प्रकार हैं। तो दोस्तों परिवार के प्रकारों के अगर संदर्भ में हम बात करें तो परिवार के 3 प्रकार हैं। यानी कि परिवार के वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो परिवार के वर्गीकरण का निश्चित प्रकार नहीं है। 3 प्रकार तो संख्या के आधार पर है, एकाकी, संयुक्त परिवार और वृहद या विस्तृत परिवार। दोस्तों अगर हम बात करें कि परिवारों की संख्या या वर्गीकरण के आधार पर, तो इनका कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं है। बहुत अनेक प्रकार से ये परिवारों का क्या है, वर्गीकरण है। ये पूछा गया था सीटेट में दोस्तों। तो देखिए, परिवार के प्रकार। तो दोस्तों परिवार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के क्या होते हैं, परिवार होते हैं। देखिए, पहला एकाकी परिवार, जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, क्लियर। दूसरा, इसी को केंद्रीय मूल परिवार कहते हैं। इसी परिवार को नाविक मूल परिवार कहते हैं, क्लियर। दूसरा दोस्तों संख्या के आधार पर है संयुक्त परिवार। और तीसरा दोस्तों विस्तृत या वृहद या कह सकते हैं विवाह संबंधी परिवार, क्लियर। ये 3 प्रकार के परिवार है जिनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, एकल या एकांकी या केंद्रीय नाविक परिवार के संदर्भ में। ओके, तो देखिए पहला प्रकार है अपना एकल परिवार। क्या है दोस्तों एकल परिवार के बारे में, क्या डेफिनेशन प्रचलित है। एकल परिवार होता क्या है? तो देखिए, एकल परिवार क्या है, माता पिता एवं उसके आश्रित, उनके आश्रित बच्चे साथ में रहते हों, लेकिन शादी के बाद वो क्या हो जाएं, अलग रहने लग जाएं। ठीक है दोस्तों, अलग रहने लग जाएं। और किसके बाद? शादी के बाद। तो फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना। एकल परिवार, केंद्रीय मूल परिवार, नाविक मूल परिवार,
या एकांकी परिवार की डेफिनेशन क्या है? इस परिवार में माता पिता एवं उनके आश्रित बच्चे होते हैं जो शादी के बाद अलग रहने लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। और एकल परिवार दोस्तों सबसे ज्यादा पाए कहाँ जाते हैं? तो शहरों में एकल परिवार पाए जाते हैं। शहरों में सर्वाधिक एकल परिवार पाए जाते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक एकल परिवार कहाँ पर है? तो याद रखना, वर्तमान में सर्वाधिक एकल परिवार शहरों में, और वर्तमान में इसी परिवार के ऐसे ही परिवारों को क्या मिल रहा है दोस्तों? बढ़ावा मिल रहा है अपने भारतीय समाज में। क्लियर? तो एकल परिवार कंप्लीट। आगे चलते हैं, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। एक एक्ट और याद रखना 2007 वाला, जो अपने माता पिता के संरक्षण से संबंधित है, एकल परिवार से ही संबंध रखता है। क्लियर? एकल परिवार के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि और सर एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए एकल परिवार बनने के प्रमुख कारण, ये दोस्तों अपना एकाकी परिवार, एकल परिवार या केंद्रीय नाविक मूल परिवार है, इसके बनने के क्या क्या कारण है। तो बात करें, पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो ये तो हर जगह फिक्स है, जनसंख्या वृद्धि, चाहे तो भूगोल ले लो चाहे कोई भी कारण ले लो, वहां जनसंख्या वृद्धि आएगा ही आएगा। स्वतंत्र रहने की इच्छा, जी हाँ बिल्कुल, स्वतंत्र रहने की इच्छा है। सिटी में रहेंगे, बढ़िया पिक्चर विक्चर देखनी है, टाइम से ही घूमना है, तो स्वतंत्र रहने की इच्छा भी है। गांव में रहेंगे, गांव में एक पति पत्नी रहे, शादी के बाद वैसे ऐसा होता नहीं, आजकल जो नौकरी वाले वो गांव में रहे, ठीक है, तो स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। सामाजिक बदलाव भी है, समाज का भी बदलाव है कि भाई मेरी बहन वहाँ रह रही है दिल्ली में, बॉम्बे में, तो मुझे भी वहीं रहना है। अर्थ की प्रधानता, शहरों में क्या है? अर्थ की प्रधानता भी है। रोजगार एवं व्यवसाय के लिए, तो गाँव में व्यवसाय एवं बेरोजगारी है, तो दोस्तों वो कहाँ आ जाते हैं? गाँव, सिटी में आ जाते हैं। गांव से नगरों की ओर पलायन, बिल्कुल गांव से नगरों की ओर पलायन हो रहा है ग्रामीण लोगों का। संस्कृति का प्रभाव, ये संस्कृति का भी क्या बन चुका है? पार्ट बन चुका है। एकाकी परिवार बनने के दोस्तों ये क्या थे? प्रमुख कारण थे। क्लियर? किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट करके बताए दोस्तों, जिससे क्या है कि मैं उसका, आपका उस डाउट का आंसर दे सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये थे दोस्तों एकाकी परिवार के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के संदर्भ में। तो देखिए संयुक्त परिवार के संदर्भ में क्या क्या अपनी दोस्तों संयुक्त परिवार क्या होता है? पहली बात तो संयुक्त परिवार, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और यह जो सदस्य हैं एक साथ भोजन करना, एक साथ पूजा करना, आर्थिक क्रियाकलाप, ये सब एक साथ करते हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। इस परिवार में 3 पीढ़ी तक के व्यक्ति रहते हैं। कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी के लोग क्या है दोस्तों इस परिवार में रहते हैं, ध्यान रखना। और यह परिवार कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना गांव में सर्वाधिक यह परिवार पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक ये परिवार गांव में पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार जो सर्वाधिक गांव में पाए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन एक तो के.एम. कपाड़िया, ठीक है, एक मार्क वेल ने भी दी है, तो ऐसे H.S. कपाड़िया सर है अपने, ऐसे समाजशास्त्री ने भी क्या दी है, इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के लक्षण, संयुक्त परिवार के गुण, संयुक्त परिवार के दोषों के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये संयुक्त परिवार है दोस्तों जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक हो, 3 पीढ़ी के लोग रहते हो, जो एक साथ भोजन करते हो, एक साथ पूजा करते हो, ये क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। यहाँ पर ही हम बात करें संयुक्त परिवार के कि सर और संयुक्त परिवार के संदर्भ में
तो देखिए संयुक्त परिवार के लक्षण और दोष, क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या इनके महत्व हैं, क्या क्या इनके दोष है। पहले बात करें संयुक्त परिवार के लक्षण। साझा धर्म, हाँ बिल्कुल सही है, सबका एक धर्म होगा तभी तो एक जगह रहेंगे। ये तो है नहीं कि कुछ मुस्लिम है, कुछ ईसाई है, कुछ पंजाबी, ठीक है। तो साझा धर्म होता है, विशाल आकार होता है, खूब बड़ा आकार होता है, टेंशन फ्री, है ना। संयुक्त समिति होती है, जी हाँ, एक समिति के रूप में ये लोग रहते हैं। साझा निवास स्थान होता है, बिल्कुल सब लोग एक ही छत के निवास करते हैं। वो अलग बात है कि मकान में 10 कमरे हों, 50 कमरे हों। पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व होता है, सबका एक परस्पर, एक दूसरे की परस्पर रहते हैं और सबका एक अधिकार और क्या होता है, दायित्व होता है। दोस्तों ये थे संयुक्त परिवार के क्या लक्षण। नेक्स्ट अगर हम बात करें संयुक्त परिवार के लक्षणों के बाद अपना है संयुक्त परिवार के गुण एवं महत्व। क्या गुण है, क्या महत्व है इस परिवार के दोस्तों, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या अच्छी बात है। आर्थिक उन्नति, जी हाँ, आर्थिक उन्नति होती है कैसे कि मान लो किसी के भाई 8 पुत्र हैं, 16 पुत्र हैं, ऐसे जो अब वो पैसा कमा के लाएंगे, या कोई कलेक्टर बन गया, कोई आरएएस बन, कोई टीचर बन गया, कोई पुलिस में लग गया, तो ऐसे इतने सारे लोग जब नौकरी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे। आर्थिक उन्नति होती है उस परिवार की। श्रम विभाजन, बिल्कुल काम बटा रहता है कि भाई कल तुझे भैंस चराने जाना है, कल तुझे कॉलेज जाना है, कल लाइट का बिल भरना है, कल ये काम करना, तो सबके काम बटे हुए होते हैं। सामाजिक गुण, बिल्कुल समाज के गुण भी पाए जाते हैं इन लोगों में, समाज के गुण पाए जाते हैं, यानी कि समाज के अनुसार ही होते हैं। विश्राम के लिए अवसर, ठीक है भाई, एक व्यक्ति जैसे कि 3 दिन से खेतों पे कार्य कर रहा है, संयुक्त परिवार में तो वो कह देता है यार मैं 3 दिन से मेरे भाई मैं कार्य कर रहा हूँ, तो कल से तुम जाना, तो बड़ा भाई चला जाएगा, छोटा चला जाएगा, मतलब विश्राम के क्या है, पूरे अवसर है। कृषि कार्यों में महत्व, दोस्तों अगर संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा जो अगर महत्व है तो वो किसका है, कृषि कार्यों का। नेक्स्ट है भूखंडन, भूमि की कोई कमी नहीं होती और ज्यादा से ज्यादा दबा लेते हैं। तो भूखंडन, भूखंडन का मतलब धीरे धीरे भूमियां अगर संयुक्त परिवार में बंटवारे होते हैं तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे रूपों में बढ़ जाती है। बचत, दोस्तों इस परिवार में बचत भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये थे संयुक्त परिवार के प्रमुख गुण एवं महत्व के संदर्भ में। तो देखिए संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या हैं, बिल्कुल दोष भी तो होते हैं ना, तो क्या क्या दोष हैं। पहला दोष है एकांत का अभाव। तुम लोग सोच रहे हो बढ़िया पिक्चर देख लें, अपने दोस्त से बात कर लें, वीडियो कॉल पे बात कर लें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे बात कर लें, तो असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर नहीं है, वो तो जिला है। तुम्हारे कमरे में तुम बैठे हो कि तो 10 लोग आ जाए, अरे मुझे ये सामान लेना, मुझे वो सामान, मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, एकांत का अभाव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अनियंत्रित प्रजनन, ये तुम अच्छे से जानते हो। एक पिक्चर आई थी अभी सांड की आंख, देखा उसमें कितना अनियंत्रित प्रजनन था, क्लियर। स्त्रियों की दुर्दशा, जी हाँ बिल्कुल उसी मूवी के माध्यम से वो तो दोनों स्त्रियां इतनी मतलब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, तो स्त्रियों की दुर्दशा का परिवार ये कारण क्यों, देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। एक तो सिटी का, शहर में रहने वाला एकल परिवार है, उस परिवार में उस एक लड़की को क्या है, पूरा फ्रीडम मिलता है कि भाई अपने दोस्तों के साथ जैसे कि पार्टियों में जाना, घूमना और ट्यूशन क्लास के लिए जाना, ये सारी चीज़, अच्छा फ़ोन रखना, लैपटॉप रखना, ये आजकल नॉर्मल फ्रीडम है। लेकिन एक बड़े परिवार में जाके तो बता दो किसी के साथ एफएस घूमने, है ना, जाके तो बताओ कहीं मूवी पिक्चर देखने नहीं जा सकते, बड़ा फोन नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये कीपैड फोन मिलेगा, उसी में हाय हेलो करनी है आपको, ठीक है। तो स्त्रियों की दुर्दशा का क्या है कारण। मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन, किसको प्रोत्साहन होता है, मुकदमेबाजी को। कैसे होता है कि एक तो एकल परिवार है और बच्चा सिटी में रहता है, एकल परिवार, तो उसकी कॉलोनी में किसी बच्चे ने उसको कुछ कह दिया
तो वो बच्चा अपनी माँ को आके बोलेगा कि माँ मुझे ऐसे ऐसे रास्ते में किसी ने कुछ बोला, तो उसकी माँ बोलेगी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तेरे पापा आ जाएंगे तब क्या हम समझा देंगे। लेकिन यही कहानी संयुक्त परिवार के किसी बच्चे को किसी गांव में किसी बच्चे ने कुछ कह दिया और वो रोता रोता घर चला गया, तो संयुक्त परिवार में कम से कम 50-60 लोग होते हैं, 50 लोग, तो इनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, बढ़िया फौजदारी हो जाती है, ठीक है, 2-4 को तो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसलिए मुकदमेबाजी को क्या होता है, प्रोत्साहन होता है। निकम्मों का घर, जी हाँ, संयुक्त परिवार कैसा है, निकम्मों का घर। जैसे सुबह सुबह गालियां सुनने को मिलती हैं, अरे ये काम नहीं किया, कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ जाग जाते हैं, कुछ फोन चलाते हैं, तो यानी कि निकम्मों का घर होता है, बड़ा घर होता है जो संयुक्त परिवार होता है। झगड़ों को उत्पन्न करना, क्या झगड़ों को उत्पन्न करना, यानी कि इस परिवार में झगड़े तो कॉमन सी बात है। कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक, जी हाँ, ये परिवार कुशलता और गतिशीलता में कैसे बाधक हैं दोस्तों। जैसे मान लो कि 9-10 भाई हैं, 10 बड़े बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई है, वो कह रहा है कि सर मुझे तो साहब सिंगर बनना है, तो ये कान के नीचे लगाएंगे, बन लिया तू सिंगर, 10वीं क्लास पास कर और राजस्थान पुलिस में लग जा। यानी कि उस बच्चे की कुशलता को नहीं पहचाना इन लोगों ने और गतिशीलता को बाधक कर दिया, वो सिंगर नहीं बनेगा। सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्या भी उत्पन्न करते संयुक्त परिवार। व्यक्तिगत विकास में बाधक है, जी हाँ, ये व्यक्ति के विकास में क्या होते हैं, बाधक होते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण, गुण, महत्व और परिवार के दोषों के संदर्भ में क्या की थी, चर्चा की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है परिवार के जो अपने नियम, क्या नियम है, यानी कि संपत्ति के आधार पर अगर हम बात करें संयुक्त परिवार के संदर्भ में, संपत्ति के आधार पर इस परिवार को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। देखिए कौन कौन से 2 भाग हैं, यानी कि संपत्ति के नियम, और कौन से परिवार के नियम है संपत्ति के, संयुक्त परिवार के नियम है। एक तो है मिताक्षरा नियम, एक है दाय भाग नियम। क्लियर। तो देखिए मिताक्षरा नियम क्या है। मिताक्षरा नियम दोस्तों, पहली बात तो इस नियम को जो सिद्धांत दिया था वो ज्ञानेश्वर ने दिया था, ज्ञानेश्वर। यह नियम पूरे भारत में प्रचलित है, भारत में प्रचलित है। क्लियर। दूसरे शब्दों में कहें, यहां पर अगर कहा जाए कि मिताक्षरा नियम क्या होता है, तो ध्यान रखना इस नियम के अनुसार परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार की संपत्ति पर अधिकार होता है। मिताक्षरा नियम, दाएं भाग का नियम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कहां पर है, बंगाल में। कहां पर चलता है, बंगाल में। और इसका क्या डेफिनेशन है, तो देखिए परिवार के किसी व्यक्ति को जब संपत्ति मिलेगी, जब मूल व्यक्ति जो पिंडदान करने वाला है, यानी मरने के बाद जो व्यक्ति पिंडदान करता है, पिंडदान करने वाले को संपत्ति मिलती है। ध्यान रखना क्या मिलती है, संपत्ति। क्लियर। दाएं भाग का बंगाल में, मिताक्षरा पूरे भारत में चलता है दोस्तों। इस प्रकार इन नियमों को मैं आपको क्लियर करा देता हूं। कौन कौन सी नियम है, 2 नियम है अपने संयुक्त परिवार में। किसके आधार पर, संपत्ति के आधार पर। ओके, तो देख लीजिए मिताक्षरा का नियम दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया, संपत्ति की दृष्टि से। 1 मिनट। ओके, संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से मिताक्षरा का नियम, यह नियम संपूर्ण भारत में प्रचलित है, जिसके प्रवर्तक विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या की और परिवार की संपत्ति, देखो डेफिनेशन, परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात क्या होता है, अधिकार होता है। यह भी याद रखना है, दाएं भाग का नियम। इस
नियम का प्रचलन केवल बंगाल में है, जिसमें संपत्ति का अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक सीमित है जो मूल व्यक्ति को क्या करते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। दोस्तों ये भी याद रखना है, ऋग्वेद में 6 पीढ़ियों तक के व्यक्तियों का अधिकारी माना गया है। क्लियर? 6, 3 ऊपर वाली, 3 नीचे वाली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त परिवार के बाद परिवारों के प्रकारों पर हम व्याख्या कर रहे थे। संयुक्त परिवार अपना कंप्लीट हो गया, एकल परिवार कंप्लीट हो गया, और अब है परिवारों के प्रकार में विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार। क्या है? विवाह संबंधी परिवार, या इसे बृहद परिवार, क्या कह सकते हैं, बृहद परिवार। वह परिवार जिसमें व्यक्ति स्वयं की परिवार के अलावा कुछ विवाह के संबंधों के बाद रिश्तेदार, यानी कि किसी की शादी हुई भाई, ठीक है, और शादी हुई और इसमें क्या हुआ, स्वयं के परिवार के अलावा विवाह के बाद यहीं पे रहने आ गए फूफा जी, यहीं पे रहने आ गए साले जी, यहीं पर रहने आ गए नानी मामा, तो ये सब जो सबसे मिलकर जो परिवार बनेगा वो कौन सा बनेगा, कौन सा परिवार बनेगा, विस्तृत या बृहद परिवार। और इस परिवार में सदस्यों की संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी। दोस्तों तो डेफिनेशन क्या हो गई, वह परिवार जिसमें स्वयं के परिवार के अलावा कुछ विवाह संबंधों के बाद रिश्तेदार, जैसे ससुराल पक्ष, नलियाल पक्ष के कुछ व्यक्ति आकर रहने लग जाएं, तो वो विस्तृत परिवार कहता है। इस परिवार में सदस्यों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक, संयुक्त से भी अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपना अगला पॉइंट है विवाह के प्रकार। तो दोस्तों विवाह के प्रकार में हम बात करें, जैसे कि पॉइंट यही चल रहा है, संयुक्त परिवार वो अपने संख्या के आधार पर थे। अब हम बात करने वाले अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर। पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी परिवार क्या होता है, मातृसत्तात्मक या मातृमार्गी परिवार क्या होता है। ऐसा परिवार जिसमें परिवार का मुखिया एक वरिष्ठ पुरुष हो, यानी कि पिताजी हो, वो क्या कहलाता है, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। एक दोस्तों यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, पितृसत्तात्मक प्रणाली से क्या आशय है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखो डेफिनेशन हो गई, पिता या वरिष्ठ व्यक्ति का क्या हो, उस परिवार में चलन हो, यानी कि उनके अधिकार हो। संरचना व व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित व शोषित करना, कौन सी प्रणाली, पितृसत्तात्मक प्रणाली है दोस्तों। क्लियर? ये पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक या मातृमार्गी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें माता, यानी कि जिसकी जो मुखिया हो वो कौन हो, महिला हो, वो क्या कहलाता है, मातृमार्गी या मातृसत्तात्मक परिवार। टाइलर ने इसकी डेफिनेशन दी है, परिवार का आदिम स्वरूप है, यानी बहुत प्राचीन स्वरूप है मातृसत्तात्मकता। हमारे प्राचीन काल में जो परिवारों के आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक थे, ऐसे परिवार भारत में मालावर की नायरो, आसाम की खासी, गारो जनजातियों में क्या है दोस्तों, देखने को मिलते हैं। जी हाँ, तो ये अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर क्या थे, परिवार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है निवास स्थान के आधार पर परिवार। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। देखो शादी हुई और शादी के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के यहाँ रह रही है, तो वो कैसा होगा, पितृस्थानीय परिवार। विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माँ बाप के घर रहे, मातृस्थानीय पर। इसकी जस्ट डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के माता पिता के यहाँ रहे, नवस्थानीय। शादी हुई और अलग घर बना लिया, वो पहले ही, आजकल तो पहले ही फील्डिंग सेट हो जाती है, हम ऐसा घर बनाएंगे, स्विमिंग पूल होगा, ठीक है। तो यानी कि जो किसी के भी साथ ना रहे, पति या पत्नी के माता पिताओं के साथ नहीं रहना, बिल्कुल अलग घर बनाना। ऐसे घर, ऐसे परिवार नाइजीरिया, होसा जनजाति में पाए जाते हैं। मात्र पितृ स्थानीय परिवार। दोस्तों पति और पत्नी दोनों में से, दोनों के अपने अपने मम्मी पापा के किसी के साथ भी रह सकते हैं। मातृ स्थानीय परिवार टिप द्वीप में
टिव द्वीप में ये पाए जाते हैं। मामा मातुल्य स्थानीय परिवार, विवाह के बाद मामा के साथ घर रहना क्या कहलाता है? मामा मातुल्य परिवार कहलाता है। ट्रोबियांडा द्वीप में ये परिवार पाए जाते हैं। उभय या द्विस्थानीय परिवार, तो देखिए उभय या द्विस्थानीय परिवार यानी कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उभय, ठीक है, द्विस्थान दोनों अलग अलग स्थान पर। लेकिन पिक्चर देखने जाना है, पति ने पत्नी को कॉल किया कि हाँ भाई मूवी देखने चल रहे हैं, दोनों आ गए एक साथ, नाइट को चले गए मूवी देखने, ठीक है। तो द्विस्थानीय परिवार, यह परिवार केरल और लक्षद्वीप में मिलते हैं, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये निवास के आधार पर क्या थे? परिवार। नेक्स्ट हम बात करें वंश के आधार पर परिवारों के संदर्भ में, तो दोस्तों वंश के आधार पर देखिए पितृवंशीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें पिता के नाम पर क्या हो? पिता के नाम पर वंश चले। ऐसा परिवार जिसमें माता के नाम पर वंश चले। क्लियर? खासी, गारो, श्रीलंका की वेदा और अमेरिका की इरोक्सियस, मालाबार तट की नायरो जनजाति में ऐसा होता है जो माता के नाम पर वंश चले। इधर पिता के नाम पर चलेगा तो पितृवंशीय, माता के नाम पर चलेगा मातृवंशीय। उभयवादी, दोनों के नाम पर, माता और पिता दोनों के नाम पर जो वंश चले वो उभयवादी। द्विनामी, ऐसा एक समय में दादा और नानी से संबंध रहता है, बाद में इस संबंध को छोड़ दिया जाता है, कैसा परिवार कहलाता है? द्विनामी परिवार कहलाता है दोस्तों। क्लियर? तो ये वंश के आधार पर क्या थे? परिवार थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंश के आधार पर पितृवंशीय 6 प्रकार, वो 4 रखने आपको। यहां से हम बात करें दोस्तों विवाह के आधार पर परिवार, तो देखिए विवाह के आधार पर कौन कौन से परिवार हैं अपने। विवाह के आधार पर एक विवाह यानी कि एक पत्निक विवाह, हिंदुओं में तो ऐसे ही होता है, पूरे भारत में लगभग ऐसा ही होता है। बहु विवाह, तो दोस्तों बहु विवाह यानी कि कोई पुरुष अधिक महिलाओं से शादी कर ले, कोई महिला अधिक पुरुषों से शादी कर ले, वो क्या कहलाता है? बहु विवाह। तो पहला है बहुपत्निक विवाह, यानी कि एक पुरुष, ठीक है, और अधिक पत्नियों से विवाह कर ले, वो क्या कहलाता है? बहुपत्निक विवाह। लेकिन यहाँ याद रखना 1955 हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट के तहत हिंदुओं में एक विवाह करना क्या है? अनिवार्य है। क्लियर? नेक्स्ट है दूसरा नंबर बहुपति विवाह। एक महिला जब एक से अधिक पतियों के साथ विवाह करती है, बहुपति विवाह कहलाती है। इसके 2 रूप हैं। अभ्रातक, जिन पतियों से शादी की है, जिन लोगों से शादी की है वो आपस में भाई नहीं होते हैं तो अभ्रातक, और ऐसे जो पति जो आपस में भाई होते हैं तो वो भ्रातक, बहुपतिक कहलाते हैं। क्लियर? अभ्रातक जो आपस में, इस महिला ने बहुत पतियों से शादी की है, एक से अधिक पति हैं, अगर वो भाई नहीं है तो अभ्रातक बहुपतिक परिवार, और अगर वो भाई हैं तो भ्रातक बहुपतिक परिवार। कहते ना कि गांव में जैसे 5 जने जिनकी शादी नहीं हुई तो एक औरत ले आए, बढ़िया, जैसे पांचाली, पंचवटी ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बहुपति विवाह। नेक्स्ट है समूह विवाह परिवार। दोस्तों इस परिवार में क्या होता है? समूह में विवाह होते हैं, 100, 200, 50 ऐसे विवाह होते हैं। और इसका क्या अर्थ है, यहाँ बात करें कि स्त्री और पुरुष, मतलब पुरुष के अनुसार स्त्री हो और स्त्री के अनुसार पुरुष हो, और एक समूह में विवाह हो, वो क्या कहलाता है? समूह विवाह। लिट्टन के अनुसार परिवार, दोस्तों ये भी याद रखना है, लिट्टन ने क्या कहा है? लिट्टन ने परिवारों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? समरक्त, लिट्टन कहता है कि परिवार समरक्त, समान संबंधों के आधार पर समरक्त परिवार की परिभाषा दी है किसने? लिट्टन ने। ओके। नेक्स्ट है विवाह संबंधी परिवार। लिट्टन कहता है आपसी यानी कि समरक्त या संबंधों के आधार पर परिवार के जो संबंधी हैं या विवाह के बाद जो संबंधी हैं वो लिट्टन के अनुसार विवाह संबंधी परिवार, क्योंकि नातेदारी रिश्तेदारी तो बढ़ेगी। तो दोस्तों ये था एक विवाह, बहु विवाह परिवार, इसमें बहुपत्निक विवाह। हिंदू अधिनियम एक्ट याद रखना है विवाह का 1955। बहुपति विवाह, अभ्रातक, भ्रातक, अगर पति भाई हैं तो अभ्रात नहीं है तो अभ्रातक, और भाई हैं तो भ्रातृक, ठीक है। समूह विवाह परिवार और लिट्टन के अनुसार समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार।
नेक्स्ट आगे चलते इसी क्रम में, ये विवाह के आधार पर था दोस्तों। ये कुछ मैंने परिवार के प्रकारों की आपको क्या दी है, संज्ञा दी है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम विवाह के संदर्भ में। विवाह के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उद्वह, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना क्या कहलाता है, विवाह। इन डेफिनेशनों को आप अच्छे से आप एक बार देखना जरूर है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट है, दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश की सामाजिक, धार्मिक और कानूनी, यानी कि दो विषम लिंगी होते हैं, उनको समाज की सामाजिक, धार्मिक और कानूनी क्या होती है, मान्यता होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, विवाह। एक गिब्स है, देखिए मैंने यहाँ कोष्टक में लिखे हुए, गिब्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी गई। किसने, गिब्स ने। क्लियर। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था कौन कहता है, बोगार्ट्स। ध्यान रखना, गिब्स और बोगार्ट्स के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे विवाह के उद्देश्यों को दर्शाया गया है। मॉर्डॉक के अनुसार यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना, संतोत्पत्ति एवं उनका लालन पालन करना, आर्थिक सहयोग करना। क्लियर। विवाह के उद्देश्य गिलिन और बागिलिन के अनुसार पति पत्नी में यौन संबंधों की स्थापना, पति पत्नी में आर्थिक सहयोग की स्थापना, पति पत्नी में भावनात्मक सहयोग की स्थापना, वंश या नातेदारी की स्थापना में योगदान और संतोत्पत्ति में परिवार की स्थापना। ये थे विवाह के उद्देश्य। आप कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है निम्न में से मॉर्डॉक के अनुसार विवाह के उद्देश्य कौन है या नहीं, तो आपको ये उद्देश्य याद रखने हैं। विवाह का उद्वाह शब्द से रखना है, गिब्स और बोगार्ट्स की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना विवाह के कुछ प्रकार हैं। यहाँ कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए विवाह के अनुलोम कुलीन विवाह। क्या है अनुलोम कुलीन विवाह, तो देखिए अनुलोम यानी कि लड़का क्या हो, उच्च वर्ग का, और लड़की क्या हो, निम्न वर्ग की। प्रतिलोम लड़का निम्न वर्ग का और लड़की क्या हो, उच्च वर्ग की। सालिंग संगोत्र सहोदरज विवाह, चचेरे मौसेरे भाई बहन का विवाह। बिलिंग विगोत्र सहोदरज विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह। पति भगनी विवाह या साली विवाह, ठीक है, पति पत्नी की बहन के और देवर विवाह। क्लियर। अंतः विवाह अपने समूह या जाति में विवाह करना, बहुर्विवाह अपने समूह या जाति के बाहर क्या करना, विवाह करना। वंश गोत्र टोटम बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह और संपीड़न बहिर्विवाह। दोस्तों ये है विवाह के कुछ प्रकार। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में विवाहों के बारे में यहाँ हम जानेंगे कौन कौन से अपने हिंदू धर्म में विवाह 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्म विवाह सीधा है, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ विवाह है। धार्मिक संस्कार के अनुसार अपनी कन्या वर दान की जाती है, वो क्या कहलाता है, धार्मिक विवाह कहलाता है। माता पिता की स्वीकृति होती है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, दहेज ना देना, संस्कार और प्राचीन भारत और वर्तमान भारत में सर्वाधिक प्रचलित है कौन सा विवाह, ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। दोस्तों होता क्या है कि कन्या का जो पिता होता है वो एक यज्ञ का आयोजन करवाता है, और जो ब्राह्मण इस यज्ञ का आयोजन अच्छे ढंग से करता है वो क्या, कन्या का पिता उसके साथ क्या कर देता है, उस कन्या की शादी कर देता है। ठीक है। ऐसा विवाह किसका हुआ है, इंद्राणी और च्यवन ऋषि का हुआ। आर्ष विवाह वर से एक जोड़ी बैल कन्या के पिता द्वारा प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, क्लियर। इसे अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रकार देखिए, नेक्स्ट प्रकार में हम बात करें प्रजापत्य विवाह। कन्या के पिता द्वारा यज्ञशाला में बैठकर वर और वधू को समस्त कर्तव्यों का निर्वहन या पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है, वो प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह कन्या का पिता वर से क्या लेता है, वधू मूल्य लेता है,
यानी कि हम इसे कह सकते हैं कन्या विक्रय विवाह, अपनी लड़की को बेच दिया जाता है। पांडु और माधवी का ऐसा पहला विवाह हुआ था, पांडु और माधवी का। क्लियर? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह के समान है, आज की लव मैरिज के समान है। कामसूत्र में आदर्श विवाह माना गया है। उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। ठीक है। राक्षस विवाह शक्ति द्वारा कपट द्वारा या हरण करके जो विवाह किया जाता है, राक्षस विवाह किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी का क्या किया? हरण किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसका हरण किया? संयोगिता का हरण किया। ठीक है। तो अर्जुन और सुभद्रा और श्री कृष्ण और रुक्मणी। 50 विवाह सोई हुई तथा नशे में उन्मत्त अथवा मानसिक रूप से असंतुलित लड़की के साथ जबरदस्ती कर क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। वो क्या कहलाता है? 50 विवाह सबसे निम्न क्वालिटी का विवाह है दोस्तों। 50 विवाह और सबसे उच्च क्वालिटी का, यानी कि पहले 4 सबसे उत्तम विवाह, बाद के 4 सबसे निम्न विवाह। ठीक है ना। तो ये थे विवाह के प्रकार। और दोस्तों आगे हम बात करें तो जनजातियों के विवाहों के प्रकार और देखने हैं। बाकी अपना कौन कौन से हैं जनजातियों के विवाहों के प्रकार देखिए। परिविच्छा विवाह, विवाह से पूर्व एक साथ रहना, लिव इन रिलेशन में रह रहे भाई। ठीक है। कौन कौन सी जनजाति? दार्लुंग कुकी जनजाति में ऐसा होता है। रण विवाह, कन्या के भाई या कन्या के पिता की बिना अनुमति के विवाह करना क्या कहलाता है? रण विवाह, यानी जबरदस्ती भी कह सकते हैं। नागा, भील, गौड़ और संताल जनजातियों में होता है। परीक्षा विवाह, इसमें क्या होता है दोस्तों? पति की परीक्षा ली जाती है, ये तो भाई कुछ करने लायक है कि नहीं, कहीं बाद में भूखा मरे। ठीक है। तो पुरुष के सास और सौंदर्य की क्या है? परीक्षा ली जाती है। भील, कोमाचो और खासी जनजाति के लोग में विवाह है। क्रय विवाह तो ये बता ही दिया मैंने, कन्या का क्या करते हैं? विक्रय करते हैं। संथाल, खरिया, गौड़, नागा, कुकी और भील जनजातियों में चलता है। सेवा विवाह गौड़ा या बेगा जनजातियों में चलता है दोस्तों। विनियमन या आटा साटा या दूध लोटवा विवाह, यहाँ पर एक जनजाति का नाम दिया असम की खासी। कहीं कहीं गुर्जर जनजाति में, जनजाति नहीं है गुर्जर, गुर्जरों में भी होता है। अगर क्षेत्र विशेष कहें तो कोई कोई गांव में भी हो जाता है, जातियों में, है ना। क्या होता है इसमें? आटा साटा में क्या होता है कि लड़की दी एक लड़के को और उसी घर से एक लड़की ली अपने लड़के के लिए, तो वो आटा साटा या दूध लोटवा विवाह कहलाता है। हट विवाह, लड़की लड़के के घर में घुस जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? हट विवाह कहलाता है। सबसे बढ़िया लगा होगा तुम्हें ये। तो इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन समाज और परिवार यहीं पे समाप्त होता है और पूरा टॉपिक आपका क्लियर है इसी के साथ। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आएगा टेस्ट सीरीज का, तो आप अच्छे से तैयारी करके रखें समाज और परिवार की। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है, जिससे अब की बार रीट पार। बस संकल्प ले लो कि लगना है, और किसके साथ लगेंगे? ओम चिंतामणि के साथ ही लग सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो प्लेटफॉर्म हमने प्रारंभ किया है ना वो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये तो शुरुआत है, यानी कि टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नई ऊर्जा, नई जोश, नई सोच और नई उमंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, धन्यवाद।